Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about effects of drugs on nervous coordination. जो ड्रग्स इलीगली यूज की जाती हैं जनरली वो नार्कोटिक ग्रुप्स होती हैं और ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इनको पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये दरअसल पेन किलिंग साइट्स ऑफ ब्रेन के साथ जाके बाइंड करती हैं और पेन की फीलिंग नहीं होती. ठीक है जी. लेकिन विद टाइम ये नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन्स जो कि नेचुरल पेन किलिंग केमिकल है ब्रेन में बनता है आम हालात में, उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती. और इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर नार्कोटिक्स यूज़ किए जाएं तो विद टाइम एंडोक्राइन सिस्टम काम करना छोड़ देता है, ऑटोनॉमिक नर्वस काम करना छोड़ देता है और ये नॉर्मल नर्वस एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करके उसको स्टॉप कर देता है. ठीक है जी. नार्कोटिक ड्रग्स बहुत तरह की हैं. कॉमन नार्कोटिक ड्रग्स जो हमारे एरिया में यूज़ की जाती हैं वो उनमें हेरोइन, कैनबिस, निकोटिन और अल्कोहल शामिल है. हेरोइन जो ये इसमें से 1, 2, 3 ये 3 जो हैं हेरोइन, कैनबिस और अल्कोहल ये डिप्रेसेंट्स हैं और निकोटिन जो है वो स्टिमुलेंट है. डिप्रेसेंट ड्रग्स वो कहलाती हैं जो कि आपने पढ़े थे न्यूरोट्रांसमीटर्स. 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, एक थे एक्साइटेटरी, एक थे इनहिबिटरी. जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करें उनको कहते हैं स्टिमुलेंट्स जैसे निकोटीन, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर काम करें उनको कहते हैं डिप्रेसेंट्स. हेरोइन, कैनबिस और अल्कोहल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और स्लीप और ब्रेन एक्टिविटी डल करना बेसिकली इनका काम होता है. हेरोइन से एक जनरल फीलिंग ऑफ यूफोरिया होता है. यूफोरिया एक एबनॉर्मल सी खुशी को यूफोरिया कहते हैं. ठीक है जी. और साथ ही रिलीफ ऑफ पेन होता है. इससे मिलती जुलती मेडिसिन जो मॉर्फिन है वो कैंसर के टर्मिनल स्टेज पेशेंट्स को दी जाती है जिनको पूरी बॉडी में सिवियर पेन होता है, तो उसकी वजह से उनको पेन रिलीफ ही मिलता है. अच्छा, साइड इफेक्ट्स हेरोइन के जो हैं वो क्या है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम नहीं करता, सर्कुलेटरी सिस्टम सही काम नहीं करता और डेथ हो जाती है. कैनबिस जो है वो क्या है, अच्छा हेरोइन एक केमिकल है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है. कैनबिस जो है वो एक प्लांट पार्ट है, ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स, लीव्स या स्टेम है जो एक इंडियन हेम्प जिसको कहते हैं कैनबिस सैटिवा, उर्दू में भंग कहते हैं, और ये मारिजुआना या हशीश के नाम से भी पहचाना जाता है. अच्छा, इसकी वजह से माइल्ड यूफोरिया होता है, यानी लेने से ऐसे बिला वजह की खुशी होती है, लेकिन साथ ही विजन भी अल्टर होती है, जजमेंट भी अल्टर होती है, और इंटॉक्सिकेशन की वजह से अगर ज़्यादा चली जाए ये बॉडी के अंदर तो वो इंटॉक्सिकेशन कर देती है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस होती हैं विजुअल या ऑडिटरी, और एंजाइटी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन होता है और इंसान इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. निकोटीन जो है वो एक अल्कलॉइड डेरिवेटिव है टोबैको का, और जब टोबैको स्मोक किया जाता है तो निकोटीन बॉडी में जाता है सांस के जरिए और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू ऑल द ऑर्गन्स. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये स्टिमुलेट करता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को, जैसे कि एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को और उसके इफेक्ट को, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह बढ़ जाती है. इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, और ये एक स्टिमुलेंट है. अल्कोहल जो है वो डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन कर देता है नर्वस कम्युनिकेशन को. इन शॉर्ट टर्म जो उसके इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि विजन सही नहीं रहती, जजमेंट सही नहीं रहती, अलर्टनेस सही नहीं रहती, और क्रोनिक ड्रिंकिंग की वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, लिवर डैमेज होकर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज पे डैमेज होता है, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है. अच्छा, विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी किसी एडिक्टिव सब्सटेंस को छोड़ा जाता है तो उसकी वजह से बहुत एबनॉर्मल से इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं. अल्कोहल विथड्रॉल यानी अचानक से अल्कोहल छोड़ी जाए तो फिर उसकी वजह से एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, हेडेक, हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं. इनहेलेंट्स भी एक ग्रुप है एडिक्टिव ड्रग्स का जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं. इसमें ग्लू स्निफिंग भी आ जाती है और एरोसोल्स भी होते हैं जैसे कि हेयर स्प्रेज या एनेस्थेटिक्स, ईथर वगैरह. इनहेलेंट्स जो हैं वो यूफोरिया कॉज करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, और डीप ब्रीथिंग की वजह से टॉक्सिक वेपर्स जो है वो हेलुसिनेशन रिजल्ट करते हैं एंड इट कैन इवन कॉज डेथ. ड्रग एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस ऑन एन इलीगल ड्रग. लोग कोशिश करते हैं इसको छोड़ने की लेकिन उसको अपने ओन पे छोड़ नहीं सकते. ड्रग टॉलरेंस क्या है कि जब कोई इंसान को पर्सन जो है वो ड्रग्स लेना शुरू करता है तो पहले जितनी ड्रग लेता था उससे बाद में उसे और ज़्यादा लेनी पड़ती है. जैसे चाय कोई देख लें कि अगर 1 कप चाय पिए थोड़े दिनों में वो लगता है कि कम लग रही, फिर 2 कॉफ़ी वगैरह. ठीक है. जो सिगरेट स्मोकर्स हैं वो शुरू में 1 सिगरेट पीते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर बहुत सारी वगैरह. तो जितने ज़्यादा टाइम गुजरता चला जाए तो लार्जर एंड लार्जर डोजेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट.
दिस इज कॉल्ड ड्रग टॉलरेंस, यानी ब्रेन जो है या बॉडी जो है उसके इफेक्ट को ड्यू टू रिपीटेड यूज जो उसकी पर्सन की बॉडी इट अडेप्ट टू द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ द ड्रग्स, कि वो उतने को नॉर्मल ले लेती है, फिर उससे ज़्यादा चाहिए होता है। इसी तरह जो हीरोइन एडिक्ट है, पहले अगर वो थोड़ी हीरोइन ले रहा था तो अब उसको उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसी तरह जो अल्कोहल एडिक्ट है, वो पहले अगर कम अल्कोहल ले रहा था तो फिर बाद में उसकी ड्रग टॉलरेंस की वजह से अल्कोहल इनटेक रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ड्रग एडिक्शन में बेसिक बात क्या आती है कि जो इस सारे टॉपिक में वैसे मेन ये बात नहीं डिस्कस हुई कि व्हाई एनीवन बिकम्स ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द थिंग कि जब भी हम मतलब एनीवन टेक्स ड्रग्स लाइक अल्कोहल और कैनबिस और हेरोइन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका ब्रेन जो है ना वो एक एबनॉर्मल स्टेट पे चला जाता है, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी फीलिंग्स वगैरह, और फिर उसको नॉर्मल जो है ना वो बुरा लगता है। व्हेन अ एडिक्ट पर्सन रिटर्न्स टू नॉर्मल, जब उसकी बॉडी में ड्रग की प्रेजेंस कम होती है तो वो नॉर्मल उसको ठीक नहीं लगता, बुरा लगता है, तकलीफ दे लगता है, और वो दोबारा उस फीलिंग को, उस स्टेट को अचीव करना चाहता है जो कि ड्रग की वजह से हुई। ठीक है जी। सो ड्रग्स क्या करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ? दे इंटरफेयर विद द वे न्यूरॉन्स नॉर्मली सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि ड्रग्स या तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा रही हैं या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को बढ़ा रही हैं। सम ड्रग्स कैन एक्टिवेट न्यूरॉन्स बिकॉज देयर केमिकल स्ट्रक्चर मिमिक्स natural neurotransmitter। ठीक है जी। Drugs interact with the brain and body to alter moods, emotions and behaviors by changing the brain chemistry। और ब्रेन का जो रीजन इफेक्ट होता है ब्रेन ड्रग अब्यूज की वजह से मोस्टली वो है ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैक्सिमम जो हमने ड्रग्स डिस्कस की वो डिप्रेसेंट्स हैं। दे वर्क बाय स्लोइंग डाउन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि स्टिमुलेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे इंक्रीज द हार्ट रेट, दे इंप्रूव द कंसंट्रेशन फॉर द टाइम बीइंग एंड दे इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। बट ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द टाइम बीइंग, और जैसे ही उस ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है तो वो सारी चीजें जो एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है वो एडिक्ट्स के लिए नॉर्मल नहीं लगता, उनको वो बुरा लगता है। ठीक है जी। Now we come towards disorders of nervous system and diagnostic tests. Disorders जो है उनको क्लासिफाई किया गया nervous system के into vascular, infectious, structural, functional and degenerative। और आगे इनकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, आपके लेवल पे एक एक टॉपिक इनका डिस्कस कर रहे हैं हम। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या हैं? ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसी तरह एबनॉर्मल हो जाए, खासतौर पे जो स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में होते हैं। स्ट्रोक क्या है? रप्चर ऑफ स्मॉल सेरेब्रल आर्टरीज। इसकी कॉजेज क्या हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो चांस है कि ब्रेन की छोटी छोटी आर्टरीज बर्स्ट हो जाएं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा हो सकता है ऐसे, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाई अल्कोहल इंटेक, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, ये आपने पढ़ा था अपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में इन फर्स्ट ईयर। इसी तरह ब्लड डिसऑर्डर्स या कोकेन अब्यूज़। और सिम्टम्स क्या हैं कि जैसे ही किसी रीजन, ब्रेन के रीजन को ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और वो हिस्सा बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वहाँ वीकनेस या हैवीनेस फील होगी, आर्म में या लेग में या फेस में। पैरालिसिस एक साइड पे हो सकता है या दोनों साइड पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेरेब्रल इंफ्रैक्शन। सेरेब्रल इंफ्रैक्शन क्या है? अ पोर्शन ऑफ टिश्यू दैट इज डाइंग बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई दैट इज बीइंग कट ऑफ। आपने हार्ट की भी इंफॉर्क्शन पड़ी थी, ठीक है। हार्ट अटैक में जो है वो कार्डियक इंफॉर्क्शन होता है, और स्ट्रोक में सेरेब्रल इंफॉर्क्शन होता है कि ब्रेन के जिस हिस्से को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती वो डेड होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही एफेजिया भी हो सकता है, यानी इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्ड्स। अगर फेस को या जुबान के रीजन को प्रॉब्लम हो, यानी वो कंट्रोल सही ना हो, तो फिर एफेजिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर एम करती है कि फर्दर ऐसा कुछ ना हो, स्ट्रोक ना हो, अटैक्स ना हो। एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर जैसे कि एस्प्रिन वो दी जाती है, और ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाता है। और नर्सिंग केयर, क्योंकि पेशेंट खुद उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता वगैरह, तो अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन उसको केयर की ज़रूरत होती है।
इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हैं, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लेटिहेल्मिन्थेस। आपके टेक्स्ट में जो एग्जांपल है वो मेनिंजाइटिस की है। इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और वायरस की वजह से भी हो सकती है। सिम्टम्स आर स्टिफनेस इन नेक, इसको उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं कि गर्दन में बहुत सिवियर पेन होता है, गर्दन से सर उठाया नहीं जाता, बहुत सिवियर हेडेक होता है और बुखार तेज हो जाता है, सिवियर केसेस में पैरालिसिस हो जाता है, फिर कोमा हो जाता है, डेथ हो जाती है। विद इन अ वीक या फ्यू डेज इसकी वजह से डेथ हो सकती है। वायरल मेनिंजाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अल्लाह ही बचाए, इससे तो बच सकता है बंदा। अदरवाइज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है इसको एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। एक्यूट सिचुएशन होती है मेनिंजाइटिस की, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो रिकवरी कंप्लीट भी हो सकती है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं सीएनएस के बहुत सारे, जिसमें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। कुछ कंजेनिटल होते हैं, पैदाइशी, यानी कि वो लोग जो हैं उनके अंदर ब्रेन के प्रॉब्लम्स बाय बर्थ होते हैं, और कुछ फिर टाइम डेवलप होते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स। ट्यूमर क्या है कि एबनॉर्मल मैस है, जनरली ये न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ब्रेन ट्यूमर्स बनते हैं। और कॉजेज इसमें म्यूटेशन भी हो सकते हैं एट एनी स्टेज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और सिम्टम्स जो हैं वो बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जिस जगह ट्यूमर है उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिम्टम्स होंगे। जनरली हेडेक्स हो सकते हैं, सिवियर नर्व पेन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पे ट्यूमर होगा अगर वो ब्रेन के पार्ट को डैमेज करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर वो हिस्सा कंट्रोल नहीं हो सकेगा ब्रेन से और वो फालिज ज़दा या पैरालाइज हो जाएगा। सीजर्स हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है। सर्जिकल रिमूवल अगर कर दी जाए ट्यूमर की और वो सक्सेसफुल हो तो फिर रिकवरी हो सकती है। Then there are many functional disorders of the CNS, जिनमें सबसे कॉमन हेडेक है। हेडेक इज पेन इन द रीजन ऑफ हेड और नेक, और डिफरेंट कंडीशंस का ये सिम्टम भी हो सकता है। ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ सेंसिटिव नहीं है पेन को, क्योंकि पूरी बॉडी में पेन रिसेप्टर्स हैं सवाए ब्रेन के। अब ये जो पेन यानी सर में हो रहा है, हेडेक जो हो रहा है वो ब्रेन में नहीं हो रहा, बल्कि पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स अराउंड द ब्रेन, अमूमन ब्लड वेजल्स या मेनिंजेस, इनमें जो है ना, दीज आर मोस्टली द पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन। टू मेजर कैटेगरीज है हेडेक्स के, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जिसमें कोई और कॉज ना हो, ब्रेन का अपना कोई प्रॉब्लम हो हेड का, जैसे माइग्रेन या टेंशन हेडेक। सेकेंडरी हेडेक यानी कि कोई और वजह है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, जैसे अगर हेड या नेक में ब्लीडिंग हो जाए, ट्यूमर बन जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हेडेक इसका ट्रीटमेंट होता है। देन नेक्स्ट इज द डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सीएनएस। डीजेनरेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो विद टाइम डिजेनरेट करती चली जाए, यानी ख़राब होती चली जाए, टूट फूट उसमें होती चली जाए। सो नर्वस सिस्टम में जो है ना, जब किसी कोई और वजह ना हो, कोई एक्सटर्नल कॉज ना हो, ब्रेन और नर्वस सिस्टम खुद ब खुद डिजेनरेशन में जाए, तो ऐसी डिजीज़ को डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस हुई है एल्जाइमर्स डिजीज़। एल्जाइमर्स डिजीज़ स्लोली प्रोग्रेस करने वाली बीमारी है, जिसमें कि इनिशियली मेमोरी के ऊपर इफेक्ट होता है, यानी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे जो इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के 1 साल 2 साल, मौजूदा 5-6 साल, 5-10 साल भूल जाएंगे उस पेशेंट को, और पिछले साल और ज़माने और लोग याद होंगे, अपने इर्द गिर्द के मौजूदा लोग को हो सकता है वो ना पहचाने। फिर क्या होता है, ये पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, उसके बाद रीजनिंग ख़त्म होती है कि रीज़न समझ ही नहीं आती है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि ब्रेन का जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, डिजेनरेट होना शुरू। फिर प्लानिंग, सिंपल से सिंपल काम की प्लानिंग के उठ के अभी वॉशरूम जाना है, ये काम भी नहीं समझ आएगा कि किस तरह करना है। फिर लैंग्वेज, बात नहीं कर सकेंगे, लफ्ज़ ही पूरे सही अदा नहीं होंगे, परसेप्शन चेंज हो जाएगी, मतलब आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रहे हैं, वही सही समझ नहीं आएगा। हत्ता कि होते होते पेशेंट खड़ा हो जाएगा लेकिन चल फिर नहीं सकेगा, मसल्स की मूवमेंट रुक जाएगी। इसके बाद खाना पीना रुक जाएगा, मतलब फिर एनजी ट्यूब पास करनी पड़ेगी। सो बहुत ही मुश्किल बीमारी है और अमूमन एजड पीपल में होती है स्टार्ट, और फिर जैसे बढ़ती है तो फिर बढ़ती चली जाती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसकी है और अभी तक इसकी कोई प्रॉपर कॉज सही समझ नहीं आई। देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़, बस जैसे जैसे पेशेंट की जो जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएं उनको मैनेज करना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द नर्वस डिसऑर्डर, और आपके ताकि पता चल सके कि ब्रेन में नर्वस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए 3 तरह के टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, EEG, CT स्कैन एंड MRI। EEG जो है इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी, इसमें क्या किया जाता है कि न्यूरॉन्स बेसिकली जो हैं वो जब भी काम करते हैं तो वो
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं। इस एक्टिविटी को इलेक्ट्रोड के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है विद द प्रिसाइज लोकेशंस ऑन द स्कैल्प। जिस तरह हार्ट की एक्टिविटी को ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जरिए फाइंड आउट किया गया था, उसी तरह ब्रेन की एक्टिविटी को, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ईईजी के जरिए फाइंड आउट किया जा सकता है। और जो ईईजी पैटर्न होता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेन वेव्स। ये देखें, एक पर्सन की जब ईईजी की जाती है तो इस तरह उसके हेड पे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और फिर उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। दीज आर डिफरेंट ईईजी ब्रेन वेव्स। गैमा इस तरह का जो पैटर्न है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेशन के टाइम ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स में बनता है, पर्टिकुलरली फ्रंटल लोब में। बीटा जब ब्रेन बिजी हो या एक्टिव माइंड हो तब ये वाला पैटर्न होता है। अल्फा रिफ्लेक्टिव रेस्टफुल, देखें इसमें फ्रिक्वेंसीज की चेंज हो रही है और पैटर्न चेंज हो रहा है। थीटा ड्राउजीनेस में, अब देखें कोई स्पेसिफिक पैटर्न है इसका। डेल्टा स्लीप और ड्रीमिंग के टाइम पे इस तरह का इसका ईईजी ब्रेन वेव्स होती हैं। These are the brain waves related with sleep. अवेक में इस तरह की अगर हैं तो ड्राउजी में ऐसी होंगी, स्टेज 1 स्लीप में ऐसी, स्टेज 2 स्लीप में ऐसी, स्टेज 3 में इस तरह की, और रैम रैपिड आई मूवमेंट डीप स्लीप में इस तरह की ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अभी जो हमने ब्रेन वेव्स के पैटर्न देखे ये एक नॉर्मल पर्सन के हैं। अगर किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या कोई जैसे शिजोफ्रेनिया वगैरह है तो उनके ब्रेन वेव के पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। So EEG is used to determine different disorders of the nervous system. Next is CT scan और computed tomography. वैसे तो CT scan पूरी बॉडी का किया जाता है और लेकिन ब्रेन के लिए पर्टिकुलरली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक एक्सरे प्रोसीजर है जिसमें कि बहुत सारे एक्सरे इमेजेस को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और क्रॉस सेक्शनल व्यूज बनाए जाते हैं। 3D इमेजेस भी बनाए जा सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी के। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईईजी के पेशेंट जो है ना उसके इर्द गिर्द जो ट्यूब होती है इट हैज गॉट रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब और इसमें फिक्स डिटेक्टर्स भी लगे हुए होते हैं और एक्सरे बीम डिफरेंट एंगल्स पे पड़ती है। ये जो ट्यूब है ये रोटेट करती है, इसमें एक्सरे रोटेटिंग ट्यूब, और एक फैन ऑफ एक्सरे होता है जो कि डिफरेंट एंगल्स पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का एक्सरे लेता है। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ सीटी स्कैन मशीन। सीटी स्कैन मशीन इस तरह की होती है जिसमें कि एक रोटेटिंग एक्सरे सोर्स होता है बड़ा सा और मोटराइज टेबल होता है जो पेशेंट को इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करता है और ये जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एक्सरेज पड़ रहे हैं, यहाँ पे रोटेटिंग एक्सरे सोर्स है, यहाँ पे रोटेटिंग एक्सरे डिटेक्टर है और पूरी बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के डिफरेंट एंगल्स के एक्सरेज इंटरनल इमेजेस को और इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को डिटेल से विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एमआरआई। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई इज कि ह्यूमन बॉडी जो इट इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर। एमआरआई इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इनका एक अपना न्यूक्लियर स्पिन है और इस तरह ये टाइनी रोटेटिंग मैग्नेट्स के तौर पे एक्ट करते हैं पूरी बॉडी में और इनकी रोटेशन को यूज करके एमआरआई मशीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करती है।